नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह आज एमएल क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपके लिए 13 तारीख का ये वीडियो नहीं बना पाया। कुछ तकनीकी कारण थे जिसकी वजह से नहीं बना पाया, इसलिए मैंने इस वीडियो में 13 और 14 तारीख दोनों की क्वेश्चन शामिल कर लिए हैं। विद्यार्थियों, इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से 3 पॉइंट्स पर बात करते हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है, अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क जो जैसलमेर में लगने जा रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, जिसकी उपलब्धि के बारे में बात करेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है रन टू मून अभियान के बारे में बात करेंगे। और आप पहला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान सरकार, विद्यार्थी इसमें कोमा भी है, थोड़ा प्रिंट मिस्टेक है, ध्यान रखना। राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन व सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि तीन है। राजस्थान सरकार, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जा रहे अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की कुल क्षमता कितने मेगावाट की होगी? तो राइट आंसर है 10,000 मेगावाट। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो है और भी बनते हैं इसमें। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, क्योंकि राजस्थान सरकार से मतलब है यहाँ पर राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम। और ये दोनों एजेंसियाँ कौन सी? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इन दोनों एजेंसियों, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम और दोनों एजेंसियों के बीच अलग अलग जॉइंट वेंचर होगा। और इसमें 5-5 हजार क्षमता के 2 सोलर पार्क होंगे और ये पार्क जैसलमेर जिले में लगेंगे। और इसमें 40,000 रुपये का निवेश होगा। इसके अलावा एक और चीज है, मैं इसके बारे में बताऊं आपको कि इसके निर्माण की शुरुआत इसी वर्ष हो जाएगी, यानी कि 2020 में इसकी शुरुआत हो जाएगी और 2025 तक ये इसका निर्माण कार्य कंप्लीट हो जाएगा। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए, मेरकॉम इंडिया संस्था ने जोधपुर स्थित भरला पार्क को विश्व का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित कर चुकी है। यहाँ 18 बड़ी कंपनियों के 36 सोलर प्लांट हैं भरला में। और इससे पहले, यानी कि भरला पार्क से पहले, कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क सबसे बड़ा पार्क था, सोलर पार्क। परंतु बाद में भरला में ये जो पार्क स्थापित हुआ और वहाँ पर 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होने के बाद कर्नाटक के सोलर पार्क को अब इस बिड़ला पार्क ने पीछे छोड़ दिया है। तो नंबर 1 वर्तमान में बिड़ला पार्क है। और अब जब ये जैसलमेर में ये जो सोलर पार्क बन जाएगा, अल्ट्रा सोलर पार्क, तो फिर ये सबसे बड़ा ये हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, इसमें आपको जो मैंने अतिरिक्त जानकारी दी है उसमें आपको ध्यान रखना है, ये जो पार्क जैसलमेर में स्थापित होने जा रहा है अल्ट्रा सोलर पार्क, तो इसमें तीन की भूमिका है। एक तो राजस्थान सरकार का अक्षय ऊर्जा निगम, और 2 ये एजेंसियां, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये तीनों का जो है संयुक्त जो है रूप में होगा। और यहाँ पर ये 2 जो है पार्क होंगे, 2 सोलर पार्क बनेंगे यहाँ पर 5-5 हजार क्षमता के, ये भी आपको याद रखना है। और कितने का निवेश होगा ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा भड़ला का पार्क का जो मैंने बताया उसका भी आपको याद रखना है क्वेश्चन। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें ट्विटर ने चीन के समर्थन में झूठ फैलाने वाले कितने अकाउंट डिलीट कर दिए हैं? तो राइट आंसर है 1,70,000। तो क्योंकि यहाँ चीन के समर्थन में ये झूठा जो प्रचार किया जा रहा था, तो उसको डिलीट कर दिया है इन्होंने। और अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें माओरी जनजाति किस देश की है? तो राइट आंसर है न्यूजीलैंड। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इसलिए लिया है
क्योंकि आपको पता है अमेरिका में जो अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस द्वारा हत्या किए जाने के बाद से जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, और जिसमें यहाँ न्यूजीलैंड में भी हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हो रहे हैं, ब्रिटेन में भी हो रहे हैं, फ्रांस, कई देशों में ये प्रदर्शन हो रहे हैं। तो यहाँ जो न्यूजीलैंड में माओरी जनजाति के लोगों ने मांग की थी कि यहाँ पर मांग की थी कि यहाँ पर जो शहर है हैमिल्टन शहर में ब्रिटेन के नौसेना के एक अधिकारी जिसका नाम जॉन हैमिल्टन, उसकी कांसे की ये प्रतिमा यहाँ हैमिल्टन शहर में लगी हुई थी। तो उसको हटाने की मांग की थी माओरी जनजाति के लोगों ने कि जॉन हैमिल्टन की जो है मूर्ति को हटाया जाए, कांसे की मूर्ति है तो इसको हटाया जाए। ये माओरी जनजाति के लोगों ने मांग की थी, और ये मांग इसलिए की क्योंकि जॉन हैमिल्टन ने 1860 के दशक में माओरी जनजाति के लोगों की हत्या करवाई थी, और इसीलिए जो है उन्होंने ये मांग की कि इस जो है जॉन हैमिल्टन की मूर्ति को हटाया जाए। तो न्यूजीलैंड की जो है सरकार ने जो है फिर इनकी मांग पर इस मूर्ति को हटा दिया है। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड का शहर हैमिल्टन, जहाँ पर जॉन हैमिल्टन की कांसे की मूर्ति लगी हुई थी, जिसको वहाँ की सरकार ने हटवा दिया है माओरी जनजाति की मांग पर। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें कानून मंत्रालय ने किन उच्च न्यायालयों से अनुरोध किया है कि निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों को वाणिज्यिक विवादों के मामलों में स्थगन की संख्या 3 तक सीमित रखने का निर्देश दिया जाए? तो राइट आंसर है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और कर्नाटक उच्च न्यायालयों को। यानी कि इन 4 उच्च न्यायालयों को निर्देश देने का आग्रह किया है कानून मंत्रालय ने। यहाँ के उच्च न्यायालयों को, दिल्ली उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय, कोलकाता उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय, इन उच्च न्यायालयों को कानून मंत्रालय ने जो है आग्रह किया है कि आप निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों को वाणिज्यिक विवादों के मामलों के स्थगन की संख्या को 3 तक सीमित कर दें। यानी कि उन विवादों को जल्दी जो है निपटाया जाए, वाणिज्यिक विवादों को। और आपको मालूम होना चाहिए विद्यार्थियों, वाणिज्यिक अदालतें कम से कम 1 करोड़ रुपये मूल्य के वाणिज्यिक विवादों का निपटारा करती हैं। तो ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। मैं वापस जो है इसको बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि ये कानून मंत्रालय, भारत सरकार, उन्होंने इन 4 उच्च न्यायालयों को जो है आग्रह किया है कि आप अधीनस्थ यानी कि निचली जो अदालतें हैं, यहाँ के न्यायिक अधिकारियों को वाणिज्यिक विवादों के मामलों में स्थगन की संख्या को 3 तक सीमित रखने का निर्देश दें। ये आग्रह किया है कानून मंत्रालय ने उच्च न्यायालयों से। तो इन 4 उच्च न्यायालयों के नाम आपको याद रखने हैं। और अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, किस राज्य सरकार ने भोगपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास के लिए परियोजना की डेवलपर GMR एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ रियायती करार पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। यानी कि यहाँ तो आपको ध्यान रखना है, ये आंध्र प्रदेश में नया हवाई अड्डा जो बन रहा है भोगपुरम में, तो आप भोगपुरम भी याद रखना, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी राष्ट्रीय फुटबॉल लीग ने अगले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय की पहल के लिए कितने करोड़ डॉलर की योजना तैयार करने का फैसला किया है? तो राइट आंसर है 25 करोड़ डॉलर। विद्यार्थियों, आपको मालूम है, अभी भी मैंने बताया था, पहले मैंने बताया था कि अश्वेतों के खिलाफ जो इस तरह से अत्याचार होते हैं जो यूरोपियन देशों में और अमेरिका में विशेष रूप से, तो उसके खिलाफ एक तरह से आवाज़ बुलंद हो रही है। और अब यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रीय फुटबॉल लीग ने अगले 10 वर्षों में सामाजिक न्याय की पहल के लिए यहाँ पर ये 25 करोड़ रुपये जुटाने की जो योजना इन्होंने बनाई है, 25 करोड़ डॉलर की है योजना, 25 करोड़ डॉलर की योजना बनाने का फैसला किया है। और ये अफ्रीकी मूल के जो अमेरिकी लोग हैं, इनकी जो है इनका समर्थन करते हुए ये योजना बनाने का फैसला किया है इन्होंने।
तो अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? तो राइट आंसर है बैडमिंटन। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि भारतीय बैडमिंटन टीम के ये कोच पुलेला गोपीचंद, जानते हो विद्यार्थियों आप लोग, ये कोच हैं भारतीय बैडमिंटन टीम के। साइना नेहवाल के भी कोच रहे हैं ये, पीवी सिंधु के भी कोच हैं ये पुलेला गोपीचंद। तो भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद और एक एथलीट जिनका नाम अश्विनी नाचप्पा और एक पैरा एथलेटिक जिनका नाम मलाथी होला, इन तीनों ने आरडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस के रन टू मून अभियान के साथ ये जुड़े हैं। यानी कि आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने जो अभियान शुरू किया है जिसका नाम है रन टू मून, तो उस जो है अभियान के साथ ये तीनों खिलाड़ी जुड़े हैं। और इस अभियान का उद्देश्य विभिन्न एकेडमियों और खेल संगठनों के कोचों, स्पोर्ट्स स्टाफ के लिए फंड एकत्रित करना है। और क्योंकि आप जानते हो विद्यार्थियों, लॉकडाउन के दौरान इन लोगों के पास इनकम का कोई सोर्स रहा नहीं और इसकी वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो इनके लिए फंड एकत्रित करने के लिए पुलेला गोपीचंद और अश्विनी नाचप्पा और मराठी होला ये जो है इस कैंपेन के साथ जुड़े हैं, जो कि शुरू किया है आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस ने। तो इस अभियान का नाम आप याद रखना, रन टू मून। और ये खिलाड़ियों के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अश्विनी नाचप्पा एथलीट है और ये मलाथी होला जिनका नाम मैंने बोला वो पैरा एथलीट हैं। और पुलेला गोपीचंद के बारे में तो विद्यार्थियों आप जानते ही हो, भारत के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो कि अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार तीनों से सम्मानित एकमात्र खिलाड़ी हैं पुलेला गोपीचंद। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए आप, योशिरो मोरी कौन है? राइट आंसर है टोक्यो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान रखना क्योंकि आपको पता है 2020 में होना था टोक्यो ओलंपिक, जो कि अब 2021 में होना है। और योशिरो मोरी इन्होंने कहा है कि 2021 में होने वाले ओलंपिक की 80% तैयारी हमने पूरी कर ली है। तो आप ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए आप, नेपाल के सैनिकों की ओर से सीमा पर की गई फायरिंग में कितने लोगों की मृत्यु हो गई? तो राइट आंसर है एक व्यक्ति की मृत्यु हुई, 2 व्यक्ति जो है इसमें घायल हुए थे। विद्यार्थियों, वैसे तो जो है क्वेश्चन इस तरह के महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नेपाल और भारत के बीच महत्वपूर्ण संबंध रहे हैं। और आप जानते हो नेपाल जाने के लिए और भारतीयों को वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती और न ही नेपाल के लोगों को भारत आने के लिए वीज़ा की आवश्यकता होती है, सीमा खुली है। और परंतु जैसा कि आप जानते हो चीन के प्रभाव में आकर नेपाल सरकार कुछ इस तरह के कदम जो उठा रही है या यूँ की इस तरह के कार्य कर रही है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच संबंध जो है खराब हो रहे हैं। और यहाँ इसी जो है कड़ी में एक ये घटना हो गई कि नेपाल की जो है सैनिकों ने सीमा पर जो है फायरिंग की, जिसकी वजह से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, 2 व्यक्ति जो है घायल हुए हैं। और तो एक बड़ी जो है विचित्र घटना है कि जहाँ दोनों देशों के बीच इस तरह से मैत्रीपूर्ण इतने संबंध हैं और वहाँ पर इस तरह से इन्होंने फायरिंग कर दी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लिया है क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी हुई नहीं थी। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने ऐसी बैक्टीरिया रोधी सतह की डिजाइनिंग की है जहां बैठते ही बैक्टीरिया मारे जाएंगे? तो राइट आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के 2-3 क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, मैंने दिया था आपके, क्योंकि भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु की जो उपलब्धियों के बारे में मैंने पहले ही बताया था। यहाँ पर कई जो है इस तरह के रिसर्च होते रहते हैं और 2-3 जो है उपलब्धियाँ मैंने पहले बता दी थी और अब इस जो है संस्थान की एक उपलब्धि ये भी शामिल हो गई है। और विद्यार्थियों,
यहाँ क्योंकि ये जो क्वेश्चन आपके मैंने दिया है इसमें कि यहाँ संस्थान के वैज्ञानिकों ने बैक्टीरिया रोधी सतह की डिजाइनिंग तैयार की है जहाँ पर बैठते ही बैक्टीरिया वो मर जाएंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए है महत्वपूर्ण क्योंकि एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के कारण रोगजनक बैक्टीरिया भविष्य में कैंसर से भी अधिक घातक और चिकित्सा जगत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर भी मैंने बोला आपको कि एंटीबायोटिक दवाओं की प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के कारण, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये जो एंटीबायोटिक दवाएं जो दी जाती है उनके खिलाफ या उनके प्रति, तो उनके खिलाफ जो है प्रतिरोधक क्षमता इनमें उत्पन्न हो जाती है बैक्टीरिया में, तो फिर ये ज़्यादा घातक हो जाते हैं। इसलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आगे चलकर इस तरह की बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया में जो है प्रतिरोधक क्षमता एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न अगर हो गई तो फिर ये कैंसर से भी ज़्यादा घातक होंगे और चिकित्सा वैज्ञानिकों के लिए तो एक बड़ी चुनौती बन जाएंगे। तो इससे निपटने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने ऐसी बैक्टीरिया रोधी सतह की डिजाइनिंग की है जहां बैठते ही बैक्टीरिया मारे जाएंगे। और यहाँ एक और बात मैं बताऊं इसमें कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग युक्त नैनो स्ट्रक्चर वाली ये सतह भविष्य में अस्पतालों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक परिवहन या ऐसी जगहों पर उपयोग में लाया जा सकेगा जहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बैक्टीरिया संक्रमण का खतरा अधिक होता है। तो विद्यार्थियों आपको इसमें जो भी अतिरिक्त जानकारी है वो याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला कौन है? तो राइट आंसर है अनमोल नारंग। और यहाँ पर आप अगला क्वेश्चन देखिए, नेपाल की संसद का नाम क्या है? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय पंचायत। विद्यार्थियों इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है यहाँ पर क्योंकि आपको मालूम है नेपाल सरकार ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया है और उसमें भारत के जो क्षेत्र हैं काला पानी, लुपु लेक और लुपियाधोरा, इन तीनों क्षेत्रों को अपने नक्शे में जो है शामिल किया है और अब इसको जो है मान्यता दिलाने के लिए या यूँ कहें कि जो है देश का राष्ट्रीय जो है झंडे में ये जो परिवर्तन किया है तो इसकी मान्यता के लिए वहाँ संसद में विधेयक पेश किया है। और यहाँ की जो संसद जिसका नाम राष्ट्र पंचायत, तो इसकी जो है निचले सदन, राष्ट्र पंचायत के निचले सदन में ये विधेयक पारित हो गया है, संविधान संशोधन विधेयक पारित हो गया और अब वहाँ उच्च सदन में उस विधेयक को रखा जाएगा। अगर वहाँ पर भी वो पारित हो जाता है और फिर वहाँ के राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वो कानून का रूप ले लेगा। परंतु इस घटना की वजह से या यूँ कि ये मानचित्र जो है नया जारी करने की वजह से भारत और नेपाल के बीच जो है थोड़ा विवाद और ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि हम इसको कोई मान्यता नहीं देंगे क्योंकि ये तीनों क्षेत्र भारत के हैं। तो विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखिए आप इसमें, महान्यायवादी के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ाया गया है? तो राइट आंसर है 1 वर्ष। विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए कि महान्यायवादी जिसको हम बोले अटॉर्नी जनरल, तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और महान्यायवादी के मुख्य रूप से जो कार्य होते हैं मैं बता देता हूँ। एक तो कार्य होता है महान्यायवादी का सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देना, जब सरकार कानूनी विषय पर परामर्श मांगती है तो केंद्र सरकार को परामर्श देते हैं। दूसरा एक और जो है इनका कार्य होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में केंद्र सरकार का कोई केस होता है तो उसकी पैरवी करते हैं, यानी कि वो केस हैंडल करते हैं। और एक कार्य और होता है इनका कि संसद सत्र के दौरान जब कभी सरकार की ओर से किसी कानूनी विषय पर सरकार का संसद में पक्ष रखने के लिए महान्यायवादी को बुलाया जाता है तो महान्यायवादी संसद में जाते हैं और वहां पर सरकार की ओर से कानूनी पक्ष रखते हैं।
लोकसभा में अगर बुलाया जाता है तो लोकसभा में जाते हैं, राज्यसभा में अगर बुलाया जाता है तो वहाँ राज्यसभा में जाते हैं, यानी कि संसद की बैठकों में ये भाग लेते हैं। परंतु उस दौरान किसी विषय पर कोई प्रस्ताव आता है और उस पर मतदान होता है तो ये मतदान नहीं कर सकते, क्योंकि संसद के सदस्य नहीं है इसलिए। तो आप ध्यान रखना है कि ये सरकार की ओर से कानूनी पक्ष रखने के लिए संसद में भी जो है वो संसद की बैठकों में भी भाग लेते हैं। एक काम और होता है विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए इनका, वो ये कि संसदीय जो समितियां होती हैं उनकी बैठक में भी अगर इनको बुलाया जाता है तो वहाँ पर भी ये जाते हैं। तो ध्यान रखना है, इनके जो है 4 कार्य हैं। एक तो सरकार को परामर्श देना, दूसरा जो है सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के केस की पैरवी करना, और दूसरा तीसरा जो पॉइंट मैंने बताया आपको काम इनका कि संसद के सत्र की बैठक में भाग लेते हैं अगर इनको वहाँ पर बुलाया जाता है और वहाँ पर कानूनी पक्ष रखते हैं, और चौथा मैंने बताया आपको कि संसदीय समितियों की बैठक में भी ये भाग लेते हैं अगर इनको बुलाया जाता है तो विद्यार्थियों आप अगला क्वेश्चन देखिए। कोरोना जैसी महामारियों पर नियंत्रण के लिए किस राज्य सरकार ने हर 50 गांवों पर, विद्यार्थी थोड़ा गांव जो है पढ़ना है इसको, क्योंकि एक नहीं है ना, इसलिए हर 50 गांवों पर कोविड वाटिका बनाने का फैसला किया है। तो राइट आंसर है हरियाणा सरकार। और क्योंकि विद्यार्थियों आप जानते हो कोरोना महामारी का इस समय प्रकोप चल रहा है, तो यहाँ पर हरियाणा सरकार ने इस नाम से, यानी कोविड वाटिका के नाम से जो है हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है कोविड जो है वाटिका बनाने की। और कोविड वाटिका में यहाँ हरियाणा सरकार की मदद से औषधीय पौधे लगाए जाएंगे और इनकी देखभाल किसान और वन विभाग के विशेषज्ञ करेंगे। वैसे तो जो है विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव ऊंटला में इस तरह का जो है औषधीय वाटिका पहले स्थापित हो चुकी है 2015 में। सोनीपत जिले के गांव ऊंटला में जो है औषधीय वाटिका की शुरुआत 2015 में हो चुकी है, और अब सरकार 50 गांवों पर, यानी कि 50 गांवों पर एक जो है कोविड वाटिका स्थापित करेगी। अब इसको नाम जो दिया है वो याद रखना आपको, कोविड वाटिका। तो यहाँ पर ये औषधीय पौधे लगाए जाएंगे जिससे कि ऐसी महामारियों पर नियंत्रण पाया जा सके, क्योंकि ये जो औषधीय पौधे हैं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बहुत कुछ मदद करते हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। वयोवृद्ध बसंत राय जी का 13 जून को निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो राइट आंसर है क्रिकेट। विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इन्होंने जो है जनवरी 2020 में 100 साल पूरे कर लिए थे, और ये जो है इन्होंने 40 के दशक में कुल 9 प्रथम श्रेणी के मैच खेले थे और 277 रन इन्होंने बनाए थे। तो काफ़ी जो बुजुर्ग रहे, तो अब इनका जो है देहांत हो गया 13 जून को। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर है नवीन अग्रवाल। विद्यार्थियों ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो इसका एक शब्द बन जाता है नाडा, NADA, नाडा। एन मतलब नेशनल, ए एंटी, डी डोपिंग, ए एजेंसी, NADA, नाडा। तो आप शॉर्ट नेम भी याद रखना। और विद्यार्थियों यहाँ पर ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और वो इसलिए क्योंकि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि नाडा, तो नाडा ने क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा, लोकेश राहुल, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, इन पांचों को रहने के स्थान की जानकारी देने में विफल होने के कारण नोटिस जारी किया है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। और हालांकि BCCI ने इनकी जो है बात नाडा के सामने रखी कि ये जो है वहाँ पर जो है इनको सही जानकारी देने में इसलिए असफल रहे क्योंकि वहाँ पर शायद कोड जो है वो नंबर
सही नहीं लग पाया इनका। तो हालांकि नाडा ने अब इस पर विचार करने का जो है आश्वासन दिया है कि इस तकनीकी कमी के कारण जो है हो सकता है इनका जो है ये जानकारी देने में सफल नहीं रहे, तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो विद्यार्थियों आप ध्यान रखना है नाडा क्या है। एक होती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वाडा। तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो होती है ये जो है खिलाड़ियों की डोपिंग जो है यानी खेल शुरू होने से पहले जो है वो डोप टेस्ट जो है करती है, और उसमें डोप टेस्ट में अगर कोई खिलाड़ी असफल होता है यानी कि अगर कोई जो शक्तिवर्धक दवा का उपयोग अगर किसी ने किया है तो टेस्ट में पकड़े जाते हैं, तो फिर उनको प्रतिबंधित कर देती है नाडा। और इस नाडा के जो है फैसले के खिलाफ खिलाड़ी चाहें तो वाडा में अपील कर सकते हैं।